प्रणाम दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 के अध्याय 3 परमाणु और अणु के बारे में, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के बारे में पढ़ेंगे। यह नोट्स जो है पूर्णतः एनसीईआरटी पर आधारित है। तो सबसे पहले हम प्रस्तावना देखते हैं। इस इंट्रोडक्शन अर्थात इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले है प्राचीन काल से ही मनुष्य द्रव्य अर्थात पदार्थ मैटर, प्राचीन काल से ही मनुष्य द्रव्य की प्रकृति को समझने का प्रयास करता रहा है। पदार्थ की विभाज्यता या डिविजिबिलिटी के बारे में विचार भारत में बहुत पहले लगभग 500 ईसा पूर्व में ही व्यक्त किए गए थे। तो महर्षि कणाद भारतीय दार्शनिक कणाद ने प्रतिपादित किया कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते जाएं तो हमें छोटे से छोटे कण प्राप्त होंगे। अंत में एक ऐसी सीमा आएगी जब प्राप्त कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। इस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को उन्होंने परमाणु कहा। तो भारतीय दार्शनिक कणाद ने उस सूक्ष्मतम अविभाज्य कण को क्या कहा? परमाणु। और दूसरा है पकुधा कत्यायन। तो एक अन्य भारतीय दार्शनिक ने समझाया कि ये कण सामान्यतः संयुक्त रूप में पाए जाते हैं। कण किस रूप में पाए जाते हैं? संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, जो हमें द्रव्यों के भिन्न भिन्न रूप प्रदान करते हैं। अर्थात ये कण ही क्या करते हैं? पदार्थों के भिन्न भिन्न रूप को प्रदान करते हैं। तो महर्षि कणाद और पकुधा कत्यायन भारतीय दार्शनिक थे जिन्होंने परमाणु के बारे में बताया कि पदार्थ या मैटर किसका बना होता है। आगे है डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस। डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस तो ये प्राचीन ग्रीक दार्शनिक हैं। ये जो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस है, यह प्राचीन ग्रीक दार्शनिक है। इन्होंने सुझाव दिया कि द्रव्य को विभाजित करते जाएं तो एक ऐसी स्थिति आएगी जब कण को पुनः विभाजित नहीं किया जा सकेगा। उन्होंने इन अविभाज्य कणों को एटम नाम दिया। एटम अर्थात एटम का अर्थ होता है ना काटे जाने वाले कहा। तो डेमोक्रिटस और ल्यूसिपस ने इस अविभाज्य कणों को एटम नाम दिया और महर्षि कणाद और पकुधा कत्यायन ने इन्हें परमाणु कहकर पुकारा। तो महर्षि कणाद ने परमाणु कहकर पुकारा और पकुधा कत्यायन ने कहा कि इन कणों से ही पदार्थ के भिन्न भिन्न रूप मिलते हैं। आगे नोट में क्या दिया हुआ है? तो ये सभी सुझाव दार्शनिक विचारों पर आधारित थे। ये जो पूरा ऊपर का सुझाव है दार्शनिक विचारों पर आधारित थे, लेकिन 18वीं शताब्दी तक इसे सिद्ध करने के लिए कोई अधिक प्रयोगात्मक कार्य नहीं हुआ था। आगे देखते क्या है? तो रासायनिक संयोजन के नियम। तो रासायनिक संयोजन के नियम क्या है? तो लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। तो एंटोनी एल लवाइजियर लिए या इसे लेवोजियर भी कहते हैं। एंटोनी एल लेवोजियर और जोसेफ एल प्राउस्ट। तो लेवोजियर और प्राउस्ट ने बहुत से प्रयोगों के बाद रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम स्थापित किए। तो लेवोजियर और प्राउस्ट ने रासायनिक संयोजन के 2 महत्वपूर्ण नियम को स्थापित किया। तो पहला है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो सृजन किया जा सकता है और ना ही विनाश। अर्थात अभिक्रिया से पहले अभिकारकों का कुल द्रव्यमान और अभिक्रिया के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान सदैव बराबर होते हैं। यह किसका नियम है? द्रव्यमान संरक्षण का नियम।
इसी के आधार पर क्रियाकलाप है। तो क्रियाकलाप में क्या बताया गया, यदि एक शंक्वाकार फ्लास्क या शंक्वाकार फ्लास्क ले और छोटी सी परख नली रसायन के रूप में कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट और कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट लेते हैं। आगे विधि है, फ्लास्क में सोडियम कार्बोनेट का विलयन और छोटी नली में कॉपर सल्फेट का विलयन ले नली को धागे से फ्लास्क के अंदर लटकाए। तो छोटी नली जो कॉपर सल्फेट का विलयन लिए उसको सोडियम कार्बोनेट के विलयन में क्या करे, लटकाए और ऊपर से कॉर्क लगा दे। इसे तौले फिर फ्लास्क को झुकाकर रसायनों को मिला दे, पुनः तौले। रासायनिक अभिक्रिया होने के बावजूद फ्लास्क के कुल द्रव्यमान में कोई परिवर्तन नहीं होता है, अर्थात यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम को सत्यापित करता है। आगे यहाँ भी उदाहरण के रूप में इस पिक्चर में देख सकते हैं, यहाँ कैल्शियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को मिलाया गया है और जो बना है कैल्शियम सल्फेट और नमक NaCl, इनका द्रव्यमान यहाँ और यहाँ सेम है, अभिक्रिया के पहले अभिक्रिया के बाद भी। आगे है उन्हीं का दूसरा नियम था रासायनिक संयोजन का, स्थिर अनुपात का नियम। स्थिर अनुपात का नियम किसी भी यौगिक में तत्व सदैव एक निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। किसी भी यौगिक में तत्व सदैव निश्चित द्रव्यमानों के अनुपात में विद्यमान होते हैं। इसे निश्चित अनुपात का नियम या स्थिर अनुपात का नियम भी कहते हैं। उदाहरण के लिए जल वाटर, चाहे जल को किसी भी स्रोत, नदी से लीजिए, कुआं से लीजिए, समुद्र से लिया जाए, इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमानों का अनुपात 1:8 होता है, अर्थात 1 ग्राम हाइड्रोजन तो 8 ग्राम ऑक्सीजन होता है। यदि 9 ग्राम जल का अपघटन करें तो 1 ग्राम हाइड्रोजन और 8 ग्राम ऑक्सीजन प्राप्त होगा। उसी प्रकार अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन द्रव्यमानों के अनुसार सदैव 14:3, तो नाइट्रोजन का 14 ग्राम और हाइड्रोजन का 3 ग्राम के अनुपात में विद्यमान रहता है। आगे है इसी का स्थिर अनुपात को नियम को दिखाया गया है उदाहरण में। आगे है डाल्टन का परमाणु सिद्धांत। तो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत, तो ब्रिटिश रसायनज्ञ जॉन डाल्टन ने 1808 में द्रव्यों की प्रकृति के बारे में एक आधारभूत सिद्धांत प्रस्तुत किया। उनका सिद्धांत रासायनिक संयोजन के नियम पर आधारित था। तो जॉन डाल्टन ब्रिटेन के थे और उन्होंने 1808 में रासायनिक संयोजन के नियम के अनुसार कुछ सिद्धांत दिए। तो डाल्टन के सिद्धांत की प्रमुख अभिगृहित क्या थी, प्रमुख नियम क्या थे, ये देखते हैं। उन्होंने क्या क्या सिद्धांत दिया। तो पहला, सभी द्रव्य क्या होता है, परमाणुओं से निर्मित होता है। डाल्टन के अनुसार सभी द्रव्य क्या होता है, परमाणुओं से निर्मित होता है। दूसरा, परमाणु अविभाज्य सूक्ष्मतम कण होते हैं, अर्थात इन्होंने कहा कि परमाणु अविभाज्य होते हैं जो रासायनिक अभिक्रिया में ना तो सृजित होते हैं ना ही इनका विनाश होता है। इन्होंने परमाणु को क्या कहा, डाल्टन ने, अविभाज्य, और ये रासायनिक अभिक्रिया में परमाणु का ना तो निर्माण किया जा सकता है ना ही परमाणु का विनाश होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम की व्याख्या करता है। ये जो इन्होंने कहा, ये सिद्धांत किसको व्याख्या करता है, द्रव्यमान संरक्षण के नियम का। आगे है, दिए गए तत्व के सभी परमाणुओं का द्रव्यमान रासायनिक गुणधर्म समान होते हैं। अगर कोई तत्व है उसके सभी परमाणुओं का द्रव्यमान
और उनके रासायनिक गुणधर्म क्या होंगे, समान होंगे। तो किसी एक तत्व का सभी परमाणुओं का द्रव्यमान और उसके रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, ये किन्होंने सिद्धांत दिया, तो डाल्टन ने। आगे है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणुओं के द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भी भिन्न भिन्न होंगे। जैसे ऊपर में है कि एक ही तत्व के परमाणु का द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म समान होंगे, उसी प्रकार उसी का अगला है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु द्रव्यमान और रासायनिक गुणधर्म भिन्न भिन्न होता है। आगे है भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु परस्पर छोटी पूर्ण संख्या के अनुपात में संयोग कर यौगिक निर्मित करते हैं या स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं। ये वाला जो लाइन है स्थिर अनुपात के नियम की व्याख्या करते हैं। आगे है किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। किसी भी यौगिक में परमाणुओं की सापेक्ष संख्या एवं प्रकार निश्चित होते हैं। ये है जॉन डाल्टन का परमाणु मॉडल। तो परमाणु क्या होता है, मैटर क्या होता है, परमाणुओं से निर्मित होता है। आगे परमाणु क्या होता है उनको जानते हैं। तो परमाणु सभी द्रव्यों अर्थात सभी पदार्थों की रचनात्मक इकाई है, अर्थात बिल्डिंग ब्लॉक है। परमाणु क्या है, सभी द्रव्यों की रचनात्मक इकाई या बिल्डिंग ब्लॉक है। जैसे ईंटों से दीवार बनती है, जैसे ईंटों से क्या बनता है, दीवार, उसी पर और दीवार से इमारत, ईंटों से दीवार और दीवार से इमारत, वैसे ही परमाणुओं से क्या बनता है, द्रव्य अर्थात पदार्थ या मैटर बनता है। परमाणुओं का आकार बहुत छोटा होता है। ये किसी भी वस्तु जिसकी हम कल्पना कर सकते हैं उससे भी छोटा होता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। परमाणु त्रिज्या को नैनोमीटर में मापा जाता है। 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻⁹ मीटर होता है। हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या सबसे छोटा परमाणु है हाइड्रोजन का परमाणु। सबसे छोटा परमाणु है हाइड्रोजन का परमाणु और हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो हाइड्रोजन परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो आप देख सकते हैं इन पिक्चरों को। ये जो पिक्चर है ये विभिन्न परमाणुओं के कंपेयर दिखाएंगे। नैनोमीटर स्केल पर परमाणुओं के आकार की तुलना की गई चित्र में। जैसे परमाणु का आकार कार्बन साइड का, डीएनए का, प्रोटीन, वायरस, बैक्टीरिया, रेड ब्लड सेल, पोलेन, सैंड, बालू। जैसे एटम के परमाणु का आकार 0.1 नैनोमीटर होता है, कार्बन साइड का 1 नैनोमीटर, डीएनए का डायमीटर अर्थात व्यास 2 नैनोमीटर होता है। डीएनए का डायमीटर 2 नैनोमीटर होता है। प्रोटीन का आकार 10 नैनोमीटर, वायरस का 100 नैनोमीटर, बैक्टीरिया का 1 माइक्रोमीटर होता है। रेड ब्लड सेल का 10 माइक्रोमीटर होता है और पोलेन का 100 माइक्रोमीटर और सैंड का 1 आकार होता है। इस पिक्चर में परमाणु की तुलना अन्य छोटे आकार के से की गई है। आगे है तत्वों के प्रतीक, सिंबल ऑफ एलिमेंट्स। तो डाल्टन ने तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। डाल्टन ने क्या किया था, तत्वों के प्रतीकों का प्रयोग अत्यंत विशिष्ट अर्थ में किया था। बाद में बर्जीलियस ने तत्वों के प्रतीकों को उनके नामों के 1-2 अक्षरों से प्रदर्शित करने का सुझाव दिया था। तो तत्वों के प्रतीकों को उनके नामों के 1-2 अक्षरों से प्रदर्शित करने का सुझाव किसने दिया था, बर्जीलियस ने।
आगे है IUPAC। IUPAC का फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। यह IUPAC है जो यह एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को स्वीकृति प्रदान करता है। तो IUPAC इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री एक अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संस्था है जो तत्वों के नामों, प्रतीकों और मानकों को स्वीकृति प्रदान करती है। तो प्रतीक लिखने के नियम क्या है उनको देखते हैं। तो प्रतीक का पहला अक्षर हमेशा कैपिटल या बड़ा होता है। जो परमाणु के प्रतीकों का तत्वों के प्रतीकों को लिखते हैं तो उनका पहला अक्षर बड़ा अर्थात कैपिटल होता है। दूसरा अक्षर हमेशा क्या होता है, स्मॉल या छोटा होता है। उदाहरण के लिए हाइड्रोजन है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल। एल्युमिनियम है तो इसका पहला कैपिटल तो दूसरा स्मॉल AL। कोबाल्ट में इसका CO है तो C कैपिटल तो O स्मॉल। अगर CO सही है, लेकिन ये जो दोनों कैपिटल लिखा हुआ है गलत है, क्योंकि CO का मतलब कार्बन और ये ऑक्सीजन है जो मिलकर कार्बन मोनोऑक्साइड यौगिक बनाता है। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों के आधार से लिए गए हैं। कुछ तत्व हैं उनके नामों से नहीं बल्कि उनके लैटिन नामों से लिए गए हैं। उनके कुछ उदाहरण हैं जो हम देख लेते हैं। जैसे लोहा को आयरन कहते हैं अंग्रेजी नाम है, लेकिन इसका लैटिन नाम है फेरम। तो फेरम से Fe लिया गया है। फेरम से क्या लिया गया है, Fe। आगे है सोडियम का लैटिन नाम है नेट्रियम, जिससे उनके प्रतीक नाम है Na। पोटेशियम का लैटिन नाम है कैलियम और प्रतीक के। आगे ये आप आवर्त सारणी तत्वों के आवर्त सारणी देख सकते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान के बारे में आप जानते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान तो डाल्टन के सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना क्या थी, परमाणु द्रव्यमान थी। डाल्टन के सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान थी। चूँकि एक अकेले परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना कठिन था, इसलिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान रिलेटिव एटॉमिक मास ज्ञात किया गया। डाल्टन के सिद्धांत की सबसे विशिष्ट संकल्पना परमाणु द्रव्यमान थी। चूँकि एक अकेले परमाणु का द्रव्यमान ज्ञात करना कठिन था, इसलिए सापेक्ष परमाणु द्रव्यमान अर्थात रिलेटिव एटॉमिक मास ज्ञात किया गया। परमाणु द्रव्यमान इकाई या एटॉमिक मास यूनिट को U से प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन 12 समस्थानिक या आइसोटोप्स के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई एटॉमिक मास यूनिट जिसे U से प्रदर्शित किया जाता है, यह क्या है, तो यह कार्बन 12 समस्थानिक के एक परमाणु द्रव्यमान के 1/12वें भाग को मानक परमाणु द्रव्यमान इकाई के रूप में लेते हैं। तरबूज का उदाहरण लेते हैं। जैसे एक फल विक्रेता तरबूज के 12 टुकड़े करता है और एक टुकड़े को एक इकाई मानकर अन्य फलों को तौलता है, वैसे ही वैज्ञानिकों ने कार्बन 12 के परमाणु को 12 इकाइयों में मानकर उसके 1/12वें भाग को मानक इकाई माना है। आगे है प्रमुख तत्वों के परमाणु द्रव्यमान। तो हाइड्रोजन का परमाणु द्रव्यमान कितना, 1,
कार्बन का 12, नाइट्रोजन का 14, ऑक्सीजन का 16, सोडियम का 23, मैग्नीशियम का 24, सल्फर का 32, क्लोरीन का 35.5 और कैल्शियम का 40। आगे है अणु क्या होता है, व्हाट इज मॉलिक्यूल्स। तो आप मॉलिक्यूल्स के बारे में जानेंगे। तो अणु क्या है, अणु किसी तत्व या यौगिक का वह सूक्ष्मतम कण है। अणु क्या है, किसी तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण है जो सामान्य दशाओं में स्वतंत्र रह सकता है। तो अणु क्या होता है, सामान्य दशा में स्वतंत्र रह सकता है तथा जो उस पदार्थ के सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है जिसका वह भाग होता है। अणु जिस पदार्थ का भाग होता है उसके सभी गुणधर्मों को प्रदर्शित करता है। अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु। तो अणु दो प्रकार के होते हैं, तत्वों के अणु, यौगिकों के अणु। एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं। तत्वों के अणु एक ही प्रकार के परमाणुओं से बनते हैं, जैसे O2, N2, O3 अर्थात ओजोन। तो ये एक ही प्रकार के परमाणुओं से बने हुए हैं। यौगिक के अणु, तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनते हैं। तो भिन्न भिन्न तत्वों के परमाणु एक निश्चित अनुपात में जुड़कर यौगिक के अणु बनते हैं, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर H2O, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर अमोनिया, और कार्बन और ऑक्सीजन मिलकर कार्बन डाइऑक्साइड। आगे यहाँ देख सकते हैं जल अणु की संरचना, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन मिलकर यौगिक के अणु बने हुए हैं। आगे है रासायनिक सूत्र लिखना। तो रासायनिक सूत्र लिखने के लिए क्या करना पड़ता है, देखते हैं। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र उसके संघटक तत्वों का प्रतीकात्मक निरूपण होता है। किसी यौगिक का रासायनिक सूत्र क्या होता है, उसके संघटक तत्वों अर्थात वह जिससे मिलकर बना है उसका प्रतीकात्मक निरूपण होता है। इसे लिखने के लिए हमें अर्थात रासायनिक सूत्र को लिखने के लिए हमें तत्वों की संयोजकता अर्थात वैलेंसी पता होनी चाहिए। रासायनिक सूत्र लिखने के लिए हमें तत्वों की संयोजकता पता होना चाहिए। संयोजकता को हाथों या भुजाओं के रूप में सोचा जा सकता है। तो संयोजकता को क्या मान सकते हैं, हाथ या भुजा मान सकते हैं, जिससे परमाणु दूसरे परमाणु को पकड़ते हैं। जिससे एक परमाणु क्या करते हैं, दूसरे परमाणु को पकड़ते हैं, वह क्या होता है, संयोजकता। सूत्र लिखने की विधि है। तो सूत्र लिखने की विधि क्या, क्रिस क्रॉस मेथड। तो तत्वों के प्रतीक लिखें। सबसे पहले तो तत्वों के प्रतीक लिखें, उनके नीचे आगे क्या करेंगे, उनके नीचे उनकी संयोजकता लिखें। संयोजकता को क्रॉस या तिरछा करके संयोजित करें। तो आगे उदाहरण में देख सकते हैं। तो जैसे है यहाँ पे जैसे यहाँ पे क्या है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं आप, हाइड्रोजन क्लोराइड है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन क्लोराइड में कौन कौन सा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों की संयोजकता क्या होता है, 1। और इन दोनों का आपस में चढ़ा देंगे तो HCl हो जाएगा। यहाँ हाइड्रोजन सल्फाइड देख सकते हैं। तो हाइड्रोजन का संयोजकता 1, सल्फर का 2। इन दोनों को क्रॉस या तिरछा एक दूसरे पर लिख देंगे तो हो जाएगा रासायनिक सूत्र। तो जैसे H ये 2 चला गया इस पे और S पर 1। आगे वैसे ही करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं मैग्नीशियम क्लोराइड। तो मैग्नीशियम क्लोराइड में आप देख सकते हैं मैग्नीशियम का 2 और क्लोरीन का -1। तो ये दोनों को क्रॉस करके एक दूसरे को बदल देंगे तो क्लोरीन पर 2 चला जाएगा और मैग्नीशियम पर 1। यहाँ एल्युमिनियम ऑक्साइड देख सकते हैं। तो एल्युमिनियम ऑक्साइड में भी एल्युमिनियम का 3 होता है, ऑक्सीजन का -2,
संयोजकता या आवेश, आवेश बोल सकते हैं, यहाँ आवेश है तो जिसको तिरछा या क्रॉस करके इस पे लिख सकते हैं। आगे इस चित्र में सेम वही दिखाया गया है। आगे है बहु परमाणुक आयन, पॉली एटॉमिक आयंस। तो परमाणुओं का वह समूह, परमाणुओं का वह समूह या पुंज जो आयन की तरह व्यवहार करता है। तो परमाणुओं का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है, जिस पर एक निश्चित आवेश या चार्ज होता है, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। परमाणुओं का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है, जिस पर एक निश्चित आवेश होता है, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। उदाहरण के लिए अमोनिया, इस पर आप देख सकते हैं ये आयन है, ये हाइड्रोक्साइड पर भी आयन है, नाइट्रेट, कार्बोनेट और सल्फेट। तो परमाणुओं का वह समूह जो आयन की तरह व्यवहार करता है और जिस पर एक निश्चित चार्ज होता है, उसे बहुपरमाणुक आयन कहते हैं। आगे आणविक द्रव्यमान एवं सूत्र इकाई द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान और सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान यानी मोलिक्यूलर मास। तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमान का योग होता है। अर्थात वह पदार्थ जिन परमाणुओं से मिलकर बना होता है, उन परमाणुओं के द्रव्यमानों को योग क्या कहलाता है? आणविक द्रव्यमान। उदाहरण के लिए जल हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन से मिलकर बना हुआ है H2O। तो 2 हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन का द्रव्यमान 1 होता है, तो 2 है तो 2 गुना 1, और ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन का द्रव्यमान 16 होता है, तो 2 प्लस 16 18। आप देख लिया आणविक द्रव्यमान। तो आणविक द्रव्यमान क्या है? तो आणविक द्रव्यमान क्या है? तो किसी पदार्थ का आणविक द्रव्यमान उसके सभी संगठक परमाणुओं के द्रव्यमानों का क्या होता है? योग होता है। आगे देखेंगे, आगे है सूत्र इकाई द्रव्यमान। सूत्र इकाई द्रव्यमान, फॉर्मूला यूनिट मास। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान, इसका उपयोग उन पदार्थों के लिए होता है जिनमें संगठक कण आयन होते हैं। तो जिनमें संगठक कण क्या होते हैं? आयन होते हैं। जैसे NaCl की गणना विधि समान होती है। NaCl गणना विधि क्या होती है? ऊपर के समान ही होता है। उदाहरण के लिए कैल्शियम क्लोराइड लेते हैं, लिया गया है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम का द्रव्यमान होता है 40 और क्लोरीन का 2 है तो 2 लिया गया, और क्लोरीन का द्रव्यमान होता है 35.5। तो दोनों का मल्टीपल करके 40 जोड़ दिया गया, तो कितना हो गया? 111। तो सूत्र इकाई द्रव्यमान और आणविक द्रव्यमान दोनों की गणना विधि क्या होता है? समान होता है। लेकिन सूत्र इकाई द्रव्यमान किसका निकाला जाता है? जिनके संगठक कण क्या होते हैं? आयन होते हैं, उसको क्या कहते हैं? सूत्र इकाई द्रव्यमान। आगे चित्रों और सारणियों का विवरण दिया हुआ है। तो ये चित्र जो देख रहे हैं, तो ये चित्र NCERT बुक के चित्र 3.1 है। इसमें द्रव्यमान संरक्षण के नियम को दर्शाने वाले प्रयोग किया गया है, जिसमें फ्लास्क में x और y को मिलाकर यह दिखाया गया है कि अभिक्रिया से पहले और बाद भार क्या है? समान होता है। यह द्रव्यमान संरक्षण के नियम से संबंधित है। आगे का पिक्चर सिलिकॉन सतह का आवर्धित प्रतिबिंब है, जिसमें परमाणु स्पष्ट दिखाई देते हैं। आगे है, यह है डाल्टन द्वारा सुझाए गए तत्वों के प्राचीन प्रतीक। गोले के अंदर अलग अलग निशान। यह डाल्टन द्वारा सुझाया गया तत्वों के प्राचीन प्रतीक है। गोले के अंदर क्या है?
अलग अलग निशान को डालकर। लेकिन अभी वर्तमान में किसका प्रचलित है? बर्जीलियस का। बर्जीलियस के सुझाए गए नियम के अनुसार तत्वों के प्रतीक बनाए जाते हैं। तो ये हाइड्रोजन का है, ये फास्फोरस, ये कॉपर, ये गोल्ड। तो हाइड्रोजन में क्या है? गोल्ड बना दिया, उसमें एक भिन्नता। फास्फोरस, कॉपर, ये गोल्ड, ये कार्बन का है, ये सल्फर का है, ये सीसा, प्लेटिना, ऑक्सीजन, आयरन, सिल्वर, पारा। आगे के चित्र में क्या है? ये तरबूज के टुकड़ों द्वारा सापेक्ष द्रव्यमान की अवधारणा को समझाने वाला चित्र है, जिसमें जैसे तरबूज के एक टुकड़े का भाग कितने सेब के वजन के बराबर है। इसमें विभिन्न आयनों की संयोजकता दी गई है जो सूत्र लिखने में आवश्यक होगा। तो सूत्र लिखने में ये संयोजक, ये जो टेबल है क्या करेगा? सूत्र लिखने में मदद करेगा। आणविक सूत्र हो या परमाणु द्रव्यमान हो, सभी निकाल सकते हैं। तो ये संयोजकता है, इसको याद करना पड़ेगा। ठीक है, आगे है पूरा चैप्टर का त्वरित पुनरावृत्ति, अर्थात पूरा उसका समरी है। तो रासायनिक संयोजन के दो मुख्य नियम है, कौन कौन? द्रव्यमान संरक्षण के नियम, स्थिर अनुपात के नियम, जो लेबोजियर और प्राउस्ट ने दिया। आगे पढ़े थे डाल्टन के सिद्धांत, जिन्होंने कहा था कि परमाणु अविभाज्य कण है। परमाणु द्रव्यमान इकाई क्या है? इसको U से प्रदर्शित करते हैं, और यह कार्बन 12 का 1/12वां भाग के सापेक्ष मापा जाता है। अणु क्या है? स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, परमाणु स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकता है। रासायनिक सूत्र में संयोजकता का संतुलन होना आवश्यक है। रासायनिक सूत्र में क्या होना चाहिए? संयोजकता का संतुलन। आणविक द्रव्यमान सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग है। आणविक द्रव्यमान क्या है? सभी परमाणुओं के द्रव्यमान का योग है। आगे है महत्वपूर्ण परिभाषाएं। तो परमाणु क्या है? या एटम तत्वों का सूक्ष्मतम कण जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है, परमाणु कहलाता है। अणु क्या है? मॉलिक्यूल। तो तत्व या यौगिक का सूक्ष्मतम कण जो स्वतंत्र रह सकता है। तो परमाणु द्रव्यमान इकाई जिसे U से प्रदर्शित करते, यह कार्बन 12 के एक परमाणु द्रव्यमान का 1/12वां भाग होता है। परमाणुकता क्या है? एटॉमिसिटी क्या है? किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। किसी अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या क्या कहलाती है? परमाणुकता। आयन क्या है? आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को क्या कहते हैं? आयन कहते हैं। आवेशित परमाणु या परमाणुओं के समूह को आयन कहते हैं। संयोजकता क्या होता है? तो किसी तत्व की संयोजन क्षमता, कॉम्बिनिंग कैपेसिटी क्या कहलाता है? संयोजकता। आगे आप देख सकते हैं, ये कुछ प्रश्न हैं जो आपने ऊपर पढ़ा, आप इसको हल कर सकते हैं। तो अगर हमारा प्रयास अच्छा लगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।